हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, और चैप्टर का नाम है सेल डिवीजन और सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सेल जो है वो डिवाइड कैसे होती है और सेल साइकिल के बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे कि आपकी फ्रंट स्लाइड पे कुछ इमेजेस हैं। अब क्योंकि आपने सेल डिवीजन के बारे में सेल डिवीजन स्टार्ट कर ली है, आप यहाँ पे कुछ जो स्टेप है वो भी आपने कवर कर लिए हैं। अब ये जो साइकिल आपके पास आई है, ये जो इमेज आपके पास आई है, अब इसे आप काफी हद तक समझते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो एक साइकिल आपके पास आती है जिसमें G1, S, G2, M कुछ ऐसे जो अल्फाबेट हैं वो यूज किए गए हैं। अब आपके लिए सिर्फ ये अल्फाबेट नहीं है, बल्कि ये बताते हैं सेल साइकिल में कौन सा स्टेप यहाँ पे चल रहा है। तो एक बार सेल साइकिल को देख लेते हैं, यहाँ पर किस चीज का क्या मतलब है। ठीक है, हमने कहा सेल साइकिल के दो पार्ट होते हैं, ये हमने बात की है। जैसे कि आपको क्लियरली विजिबल है, एक तो होता है इंटरफेज और एक होता है एम फेज। ठीक है, ये वाला जो फेज है ये आपने कहा ये आपका पूरा इंटरफेज वाला पोर्शन है। ठीक है, ये इंटरफेज आपको बता रखा है। इंटरफेज के बाद आपने कहा कि आपका सेकंड जो फेज आता है वो है एम फेज, जो कि ये वाला पोर्शन है। ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये है आपका एम फेज। बाकी आपके क्या आते हैं, इंटरफेज आता है, एक जी नॉट फेज भी आपका आता है यहाँ पर, उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। तो ध्यान से समझिए, हम चैप्टर में आप बात कर रहे हैं यहाँ पर एम फेज के बारे में, जो हमारा टॉपिक चल रहा है। सबसे पहले वो देख लीजिए। हम बात कर रहे हैं एम फेज के बारे में, और एम फेज के आपने कहा डिफरेंट स्टेप्स आपके पास आते हैं, जिसे हमने पी मैट से यूज किया था। क्या यूज किया था? पी मैट, यानी कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। हमारे पास यहाँ पर क्या आते हैं, 4 स्टेप आते हैं, जिसमें आपने प्रोफेज और मेटाफेज अच्छे से कर लिया है। हम आज बात करेंगे एनाफेज और टीलोफेज की। एनाफेज और टीलोफेज के बारे में हमने जो आइडिया है काफी हद तक वो डिस्कस कर लिया है। ठीक है, आज अच्छे से समझेंगे चीजों को। तो आप यहाँ पर एम फेज की बात कर रहे हैं। बाकी की अगर हम इंटरफेज की बात करें तो वहां पर क्या चीजें हमने सीखी थी। हमने कहा था कि जो जीवन फेज है, एक्चुअली में जो इंटरफेज है, सबसे पहले हम पूरा इंटरफेज अगर देखें, इसमें प्रिपरेशन होती है, तैयारी चलती है सेल डिवीजन की। कोशिका विभाजन होने से पहले यहाँ पे तैयारी चलेगी। अब तैयारी के लिए क्या है, हमने कहा सेल के अंदर जो भी मैटर है उसका जो अमाउंट है वो क्या होता है, आपने कहा वो डबल होता है। ठीक है, अमाउंट यहाँ पे क्या होगा, डबल होगा। और इसी के बेसिस पे आपने कुछ यहाँ पे क्या सीखे हैं, कुछ टर्म सीखे हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपने कुछ सेल्स के बारे में बात की है, जैसे कि आपके पास लेबाइल सेल्स आती हैं। ठीक है, लेबाइल सेल्स वो होती हैं जिसमें आपने कहा कि यहाँ पर एक्टिवली डिवाइडिंग, जिनमें कंटिन्यूसली डिवाइड यहाँ पर हो रहा है, वो आपकी लेबाइल सेल्स आती हैं। स्टेबल सेल्स होती है कि जनरली इनमें डिवीजन नहीं होते। जैसे लेबाइल सेल्स तो ऐसी है कि जो कंटिन्यूसली क्या हो रही है, डिवाइड हो रहा है और ग्रोथ वहाँ पे पाई जा रही है। स्टेबल सेल्स कैसी होती है, स्टेबल रहती हैं। यहाँ पे वैसे तो डिवीजन नहीं चलता है, बट अगर नीड हो तो अकॉर्डिंग टू नीड यहाँ पर क्या होता है, जो डिवीजन है वो हो सकता है। जैसे आपके पास आए हैं हेपेटोसाइट आए हैं, जैसे लिवर सेल है, एंडोथीलियम है। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ एग्जांपल्स आए हैं। और लास्ट हमारे पास आती हैं परमानेंट सेल्स, जिनमें डिवीजन नहीं होता है। ये क्या होती है, परमानेंट होती हैं, यानी कि स्थायी होती हैं। तो डिफरेंस है, लेबाइल सेल, स्टेबल सेल और परमानेंट सेल, तीनों में क्या है डिफरेंस है, और तीनों के एग्जाम्पल भी हमने किए हैं यहाँ पे। चलिए, इंटरफेस का यहाँ पे आपको नहीं बता रखा है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं सेल साइकिल को, जस्ट रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि आप चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि आप यहाँ पर अभी तक आपने क्या पढ़ा है और आगे आप क्या पढ़ेंगे। ये पूरी आपके पास क्या आती है, ये पूरी सेल है हमारे पास। ठीक है, जिसमें सेल में हमने कहा कि अलग अलग फेजेस आपके पास आते हैं। ठीक है, जैसे कि ये एक सेंटर है, और यहाँ पर आपने कहा ये G1 फेज है, ये S फेज है, इस प्रकार से। ठीक है, और आपने कहा S फेज इतना बड़ा नहीं, M फेज इतना बड़ा नहीं होता है, तो आपने कहा ये है आपका G2 फेज, और ये आपका आता है M फेज। ठीक है, इस प्रकार से आपने कुछ जो साइकिल है उसे डिवाइड किया है। G1 फेज की अगर हम बात करें तो G1 फेज में क्या होता है, आपने कहा यहाँ पर प्रोटीन का जो अमाउंट है वो इंक्रीज होगा। पहली चीज, जो सेल ऑर्गेनेली है उनका अमाउंट क्या होता है, डबल होता है। एस फेज में क्या होता है, यहाँ पे जो डीएनए है उसका जो अमाउंट है, ध्यान देखिए डीएनए का अमाउंट ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ेगा बल्कि डीएनए का अमाउंट ज्यादा हो रहा है। और G2 फेज में हमने क्या कहा कि जो यहाँ पे
प्रोटीन फॉर्मेशन भी होगा और जो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड है वो यहाँ पर इनके कंसंट्रेशन में क्या होगा, इंक्रीमेंट आएगा, यानी कि ये यहाँ पर क्या करेंगे, अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे। ठीक है, आपने कहा कि यहाँ पर क्या हुआ है, आपने कहा इनका जो अमाउंट है वो यहाँ पर बढ़ा है। एम फेज में जो हम पढ़ रहे हैं एक्चुअली में सेल डिवीजन जो होगी वो एम फेज में यहाँ पर होती है। ठीक है, तो आपने कहा कि अभी तक जो बात हुई है हमारे पास सिर्फ इतनी हुई कि प्रोटीन का जो अमाउंट है वो बड़ा है, डीएनए का जो अमाउंट है वो बड़ा है, जो ऑर्गेनलीज होती है उनका अमाउंट है जो बड़ा है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम डिस्कस कर ले अगर एस फेज को कि एस फेज में क्या यहाँ पर हो रहा है। तो कुछ टर्म्स हमने डिस्कस किए थे जो समझने इम्पॉर्टेंट हैं, बेसिक्स हैं, लेकिन आपको याद होने चाहिए। एस फेज में आपने कहा कि क्या है, आपके जो क्रोमोसोम है वो इस प्रकार के होते हैं, सिर्फ हम एक क्रोमोसोम को बनाएंगे और ये इसके अंदर क्या है, हमने कहा डीएनए है। डीएनए का जो अमाउंट है वो डबल यहाँ पर होगा, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये क्या है, सेंट्रोमेयर होगा यहाँ पर। आपने कहा जब डीएनए का अमाउंट डबल होता है तो यहाँ पर एक और कॉपी बन जाती है इस प्रकार से। तो इसे हाईलाइट कर लें, अगर ये हाईलाइट कर लें तो ये हमारी क्या है यहाँ पे, ये हमारी क्या है यहाँ पे, ये क्रोमोसोम की कॉपी है। ठीक है, कुछ टर्म्स हमने डिस्कस किए थे, जैसे कि हमने कहा एक टर्म आता है क्रोमोसोम, जो मिलकर के बना होता है डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन क्या है, प्रोटीन है, और एक आती है नॉन हिस्टोन प्रोटीन, P4 प्रोटीन। ठीक है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। इस क्रोमोसोम जो मिलकर के बना होता है, इन चीजों से मिलकर के बना होता है। एक टर्म हमारे पास आता है क्रोमैटिन। क्रोमैटिन, ठीक है, क्रोमैटिन हम कब बोलते हैं, जब हमने कहा डीएनए के साथ होती है हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन एंड T स्टैंड फॉर प्रोटीन। दोनों में डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी थी, यहाँ पे सिर्फ हिस्टोन प्रोटीन है। इट मीन्स कि हमने कहा यहाँ पर क्रोमैटिन का मतलब होगा इस प्रकार से, और यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन, ये जो बेट्स लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देती है। ठीक है, ये क्या होता है, क्रोमैटिन होता है। एक टर्म आता है क्रोमैटिड, लिखते हैं क्रोमैटिड। क्रोमैटिड, क्रोमैटिड का मतलब होता है कि जो एक सिंगल क्रोमोसोम है, एक तो क्रोमोसोम हमेशा पेयर में रहते हैं, एक सिंगल क्रोमोसोम जो है उसे हम क्रोमैटिड कहते हैं। और जब यहाँ पे कॉपी बन जाती है तो आपने कहा ये जो बाजू है ये एक क्रोमैटिड है, और ये जो बाजू है ये भी क्रोमैटिड है, क्रोमैटिड। ठीक है, ये भी क्या है, क्रोमैटिड है, यानी कि एक ये बाजू और ये बाजू क्रोमैटिड है। और इन दोनों को अगर हम बोलेंगे तो इसे हम कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड। यानी क्रोमोसोम की जो एक बाजू है यहाँ पे, जब यहाँ पे क्रोमोसोम में आपने कहा जब डीएनए का जो अमाउंट है वो डबल होता है और क्रोमोसोम एक कॉपी बनाता है। क्रोमोसोम एक्चुअली में क्या बना रहे हैं, कॉपी बना रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि आपने कहा, ध्यान रखिए इसे हम दो क्रोमोसोम नहीं कहेंगे, जैसे हम क्रोमोसोम इस प्रकार से बनाते हैं, एक क्रोमोसोम ये है और एक क्रोमोसोम ये है, ये इसका सेंट्रोमेयर है, ये इसका सेंट्रोमेयर है। तो ये क्या है, एक क्रोमोसोम ये है और दूसरा ये है, तो ये दो क्रोमोसोम है या वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। ठीक है, या तो हम इसे ये कहेंगे, लेकिन यहाँ पर आप दो क्रोमोसोम नहीं कहेंगे क्योंकि इनका जो सेंट्रोमेयर है वो क्या है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। तो हमने कहा कि ये एक क्रोमैटिड है, ये एक क्रोमैटिड है, दोनों को मिलाकर के हम सिस्टर क्रोमैटिड हम बोलते हैं। अब आपने बोला कि अगर हम बात करें यहाँ पर कि जो क्रोमोसोम है, जो यहाँ पे क्रोमोसोम है वो कैसा होगा, यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा, या क्रोमोसोम क्या होगा, 2n होगा, डिप्लॉयड होगा। क्रोमोसोम तो क्या है, 2n है, लेकिन अगर डीएनए की कंसंट्रेशन देखें, जिसे हम क्या करते हैं यहाँ पे C से रिप्रेजेंट करेंगे, तो डीएनए की कंसंट्रेशन हमने कहा 2C यहाँ पर है और 2C यहाँ पर है, तो टोटल कितना हुआ, आपने कहा जो डीएनए है
वो क्या है 4C है। तो एक्चुअली में ये बताता है कि डीएनए यहाँ पे डबल हो चुका है, डीएनए यहाँ पे क्या होगा, डबल होगा। तो हर क्रोमोसोम अपनी कॉपी बना रहा है, हर क्रोमोसोम अपनी क्या बना रहा है, कॉपी बना रहा है। तो यानी कि हमारे सेल जो है उसमें 46 क्रोमोसोम होंगे और 46 क्रोमोसोम अपनी कॉपी बना रहे हैं। अब चीजें ये ध्यान रखनी कि 46 क्रोमोसोम कॉपी बना रहे हैं, इसका मतलब हम क्रोमोसोम 2 क्रोमोसोम नहीं पढ़ेंगे इसे, ये क्रोमोसोम 1 है। सिर्फ डीएनए का जो कंसंट्रेशन है वो क्या हुआ है, बड़ा है, जो एस फेज में होता है। ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा इसलिए हुआ है ताकि ये सेपरेट हो जाए और क्या बना दे, एक सेल से 2 सेल जब ये बनाए तो दोनों सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहे या कंसंट्रेशन ऑफ जो अपना डीएनए है वो सेम रहे। यानी कि 46 क्रोमोसोम इस सेल में रहे, 46 क्रोमोसोम इस सेल में रहे। ये हमने बात की है किसके बारे में, एम फेज के बारे में। बाकी G1 फेज में आपने कहा प्रोटीन का अमाउंट डबल होगा, सेल ऑर्गेनेली का जो अमाउंट है वो डबल होगा, ठीक है। एस फेज में आपने डीएनए का पढ़ा है यहाँ पे। और G2 फेज जो होता है उसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियल प्लास्टिड जो है वहां पर उनकी कंसंट्रेशन बढ़ती है और प्रोटीन का जो अमाउंट है वो भी बढ़ेगा, ठीक है। आपने कहा एक G0 फेज भी आता है यहाँ पे जिसके बारे में हमने बात की, यानी कि अगर सेल डिवाइड नहीं कर रही तो वो रेस्ट फेज में चली जाती है, जिसे हम G0 फेज कहते हैं। अगर उसे फिर से साइकिल में आना होगा तो फिर से साइकिल में एंटर कर सकती है। तो कुछ ऐसे सेल्स होती है जो हमेशा G0 फेज में रहते हैं, सेल साइकिल का पार्ट तो है लेकिन हमेशा G0 फेज में रहते हैं, जिसे हम परमानेंट सेल जिसे कहते हैं। और जो सेल डिवाइड होती रहती हैं वो क्या होते हैं, G0 से जो यहाँ पे G1 फेज है उसमें यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब एम फेज पे आए, एम फेज के बारे में क्या बात हमने की है, चलिए एम फेज, एम फेज और माइटोटिक फेज जिसे हम कहते हैं। जहां पर एम फेज में एक्चुअली में जो सेल है वो डिवाइड करेगी, और हमने कहा था एम फेज जो होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड करता है। एक तो आता है कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक का विभाजन, और एक हमारे पास आता है साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। 2 यहाँ पे क्या होंगे, एम फेज के पार्ट होते हैं। तो पहला कैरियोकाइनेसिस होगा, ये आपको समझना है, और दूसरा साइटोकाइनेसिस होगा। ये आपने अमीबा का जो एग्जांपल पढ़ा था, अमीबा का एग्जांपल हमने देखा तो सेम वही है कि पहले अमीबा में भी न्यूक्लियस डिवाइड करता है और फिर क्या होता है, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। हमने कहा एम फेज जो है वो 4 पार्ट में कंप्लीट होता है, जिसे हमने पी मैट से यूज किया था, पी मैट अगर आपको ध्यान होगा तो। अच्छा, पी मैट MET, पी मैट से यूज हमने किया था। पी मैट में सबसे पहले आता है पी, और पी स्टैंड फॉर प्रोफेज। जल्दी से प्रोफेज में आते हैं, और प्रोफेज में यहाँ पर हम डायग्राम में देखते हैं। प्रोफेज जो होता है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज। अर्ली का मतलब जो इनिशियल प्रोफेज है जो स्टार्ट हो रहा है, और लेट प्रोफेज यानी कि प्रोफेज अब एंड होने वाला है। ये 2 प्रोफेज होते हैं। प्रोफेज में जब सेल आती है तो प्रोफेज में क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो टूटने लगेगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, सबसे पहले तो जो यहाँ पे अर्ली प्रोफेज है उसकी बात अगर हम करें तो यहाँ पे जो क्रोमैटिन होते हैं, अभी सेल में जो आपका जो डीएनए होगा वो क्रोमैटिन की फॉर्म में है, क्रोमोसोम की फॉर्म में नहीं है। क्रोमोसोम की फॉर्म में तब आते हैं जब यहाँ पे सेल जो है वो डिवाइड होने वाली हो, अदरवाइज जो आपका डीएनए वो क्रोमैटिन की फॉर्म में होगा। इसीलिए हमने क्रोमैटिन पहले डिस्कस किया था। क्रोमैटिन क्या है, डीएनए प्लस हिस्टोन, यानी कि डीएनए पे हिस्टोन प्रोटीन लगी होगी। अब यहाँ पर जो डीएनए है वो क्रोमैटिन के फॉर्म में है, लेकिन वो धीरे धीरे यानी कि वो कुछ इस प्रकार से पड़े हैं, इस प्रकार से धीरे धीरे वो क्या होने लगते हैं, कंडेंस होने लगते हैं। कंडेंस यानी कि पास पास आने लगेंगे। तो सबसे पहले होता है कि आपका डीएनए जो है या आपका जो क्रोमैटिन है वो कंडेंस होने लगता है। धीरे धीरे आपने का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेकडाउन होने लगती है और सेल ऑर्गेनेली डिसअपियर होने लगती है, आपने का सेंट्रोसोम के अलावा, ठीक है। ये 3 चीजें यहाँ पर हो रही हैं, और यही आपने हेडिंग में भी पढ़ी थी जब आपने बात की है प्रोफेज के बारे में। आपने कहा कंडेंसेशन होगा यानी कि क्रोमैटिन कंडेंस होगा, न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियरेंस। न्यूक्लियर एनवेलप का मतलब होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक झिल्ली जो है वो डिसअपियर होने लगेगी, ठीक है, वो टूटने लगेगी। अब ये चीजें हमने डिस्कस की हैं, ये हम रिवाइज कर रहे हैं इसीलिए जल्दी से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब टूटने लगेगी, अब आता है सिस्टर क्रोमैटिन। रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स कंसिस्ट ऑफ 2 आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड्स जॉइंटेड एट द सेंट्रोमेर, ठीक है, ये तो हमने बात कर ली थी। तो न्यूक्लियर 2 चीजें हो गई हैं, कंडेंसेशन यानी कि अब जो है वो पास पास आने लगे, कंडेंस होने लगे हैं,
कंडेंस का मतलब होता है सघन होना, यानी कि जैसे कि कोई भी चीज है और वो चीज क्या हो रही है, गाढ़ी हो रही है, सघन होना, गाढ़ा होना। क्रोमोसोम के केस में अगर हम कहेंगे तो जो यहाँ पे क्रोमैटिन है वो पास पास आ रहे हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि जो केंद्रक झिल्ली है वो टूट रही है। ध्यान रखिए कैसे, ये सेल है, सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे क्या हो रही है, टूट रही है, ब्रेक डाउन हो रही है इस प्रकार से। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट हमने क्या बोला, माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन। अब यहाँ पर क्या हुआ है, हमने बात की है कि जो यहाँ पे सेंट्रोसोम है वो तो डिसअपियर नहीं हुए हैं। पहले अर्ली में क्या हुआ है, अर्ली में कंडेंसेशन हुआ है, और लेट प्रोफेज में क्या हुआ है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो ब्रेक डाउन हुई है, वो डिसअपियर हो रही है, जो अपने का सेल ऑर्गेनेली है वो भी डिसअपियर हो रहे हैं, सिर्फ जो सेंट्रोसोम है वहां पे वो रहेगा। तो आपने कहा ये सेल है, यहाँ पे जैसे इसी डायग्राम में देखते हैं, आपने कहा यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, ब्रेक डाउन होने लग गई है, और जो सेंट्रोसोम है वो यहाँ पर रह जाते हैं। सेंट्रोसोम। अब आपका थर्ड जो आता है ट्रांजिशन टू मेटाफेज, पी मैट है, पी उसके बाद आएगा एम, एम क्या है, मेटाफेज है। मेटाफेज में जाने से पहले क्या होते हैं, जो आपने का जो यहाँ पर जो आपके सेंट्रोसोम आते हैं, ये जो सेंट्रोसोम है इनसे क्या निकलने लगते हैं, स्पिंडल फाइबर निकलने लगते हैं, जिन्हें माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं। इस प्रोसेस को एस्टर फॉर्मेशन कहते हैं। आपको ध्यान आ रहा होगा, ये चीजें हम सारी डिस्कस कर चुके हैं। ये इसलिए आपका रिवीजन चल रहा है क्योंकि चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है, सेल डिवीजन आप आगे भी पढ़ेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। ठीक है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, फिर से रिवाइज कर रहे हैं। तो अगर हम डायग्रामेटिक वे में डिस्कस करें तो कैसा होगा, ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो डबल मेम्ब्रेन है, और यहाँ पर आपने कहा इस प्रकार से जो आपका जो क्रोमैटिन है वो कंडेंस हो रहा है, और अर्ली में हमने कहा कंडेंस हो रहा है, फिर हमने कहा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो रही है, यहाँ पे डिसअपियर हो रही है, पहले टूटेगी फिर क्या होगी, डिसअपियर होगी, इस प्रकार से डिसअपियर हो रही है। तीसरी चीज हमने कहा कि जो यहाँ पे सेंट्रोसोम है वो यहाँ पे एज इट इज रहेंगे, और होगा क्या, होगा क्या, ये क्या होंगे कि अपोजिट पोल में सेट हो जाएंगे। जब ये अपोजिट पोल में सेट हो जाएंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखेगा। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये क्या है, आपके जो क्रोमैटिन है वो कंडेंस हो गए हैं, और जो यहाँ पे सेंट्रोसोम है वो यहाँ पे क्या हो गए हैं, अच्छा शिफ्ट बाद में होते, पहले एस्टर फॉर्मेशन होगा। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से हैं, और इनमें क्या हो गया है, एस्टर फॉर्मेशन हो गया है, तो इनसे इस प्रकार से एस्टर फॉर्मेशन होने लगता है। एस्टर फॉर्मेशन हम कह रहे हैं जिसे हम स्पिंडल फाइबर भी कह रहे हैं। अब ध्यान रखिए, फाइबर का मतलब होगा कि ये क्या होगा, रेशोनुमा होगा, और इनका फॉर्मेशन होने लगता है। अब आपने कहा, अब आते हैं मेटाफेज में। हम जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप ये सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। मेटाफेज में क्या होगा, सबसे पहले तो जब मेटाफेज में होगा तो सबसे पहले तो आपने कहा कि जो यहाँ पर क्रोमैटिन है वो कंप्लीटली कंडेंस हो जाएंगे। पहली चीज तो ये है, तो ये है आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और पहली चीज तो ये होती है कि कंप्लीटली कंडेंस हो जाते हैं। दूसरी चीज होती है कि मेटाफेजिक प्लेट में, इस ये वाली प्लेट में क्या हो जाते हैं, इस प्रकार से लेट जाते हैं, यानी कि पहले तो खड़े थे, अब इस प्रकार से क्या हो जाते हैं, लेट जाते हैं। तो अब हम इस प्रकार से जो क्रोमोसोम है उन्हें दिखा सकते हैं, इस प्रकार से दिखा सकते हैं। ये मेटाफेजिक प्लेट पे इस प्रकार से लेट गए हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में हो गए हैं और कंप्लीटली कंडेंस हो गए हैं। और हमने यही कहा था कि जब भी क्रोमोसोम की स्टडी की जाती है तो इसी फेज में की जाती है, क्योंकि इसी फेज में आपको क्रोमोसोम सबसे क्लियर दिखेंगे। किस में, आपने कहा मेटाफेज में। अदरवाइज जो क्रोमोसोम होते हैं आपकी क्रोमैटिन की फॉर्म में होते हैं। एक तो ये चीज हो गया है। दूसरा आपने कहा ये है यहाँ पे सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम ये है यहाँ पे। सेंट्रोसोम से जो आपने कहा ये माइक्रोट्यूब्यूल निकल रही हैं, ये क्या करती हैं, ये दोनों साइड से जो आपके क्रोमैटिड है यहाँ पे उन्हें होल्ड कर लेती हैं, इस प्रकार से दोनों साइड से, ऊपर से भी और नीचे से भी होल्ड यहाँ पर कर लेती है। जिस स्थान से ये होल्ड करती है, जिस स्थान से ये जुड़ी हुई रहती है, यानी कि ये जो आपने कहा माइक्रोट्यूब्यूल है, ये जो क्रोमैटिड है, इस क्रोमैटिड से जिस स्थान से जुड़ी हुई रहती है उसे काइनेटोफोर कहा जाता है। यहाँ से ये
ये छोटी छोटी चीजें आपकी एमसीक्यूज में पूछी जाती हैं, ठीक है। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपने कहा इन दोनों का एक ही सेंट्रोमेयर होगा, अलग अलग सेंट्रोमेयर नहीं होगा। ऐसा नहीं कि सेंट्रोमेयर नहीं है अब काइनेटोफोर आ गया, नहीं, सेंट्रोमेयर है अभी भी, इसीलिए हम इसे एक ही क्रोमोसोम कहेंगे, इसे हम 2 क्रोमोसोम नहीं कहेंगे। 2 क्रोमोसोम होने का मतलब है कि दोनों में अपना अपना सेंट्रोमेयर होना। इतनी बातें समझ में आ गई हैं। तो आपने कहा कि मेटाफेज ये है, अगर आप इमेज देखेंगे तो ये मेटाफेज है। मेटाफेज में हमने यही कहा क्रोमोसोम जो मेटाफेजिक प्लेट है यहाँ पे लेट गए हैं, ये आपकी क्या आते हैं, यहाँ पे जो सेंट्रोसोम है वो आते हैं, सेंट्रोसोम से ये जो निकल रहे हैं इसे स्पिंडल फाइबर कहते हैं या माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं, और यहाँ पर ये जो स्पिंडल फाइबर है इनके फॉर्मेशन को एस्टर फॉर्मेशन कहते हैं, इस प्रोसेस को एस्टर फॉर्मेशन कहेंगे। ये आपका आता है मेटाफेज। तो ये मेटाफेज है, यहाँ पर देखिए ये मेटाफेज है, ठीक है। क्या क्या पार्ट्स हैं आपने कहा, ये है सिस्टर क्रोमैटिड, दोनों ये सिस्टर क्रोमैटिड हैं। सिस्टर क्रोमैटिड जो जुड़े हुए हैं वो किससे जुड़े हुए हैं, आपने कहा ये सेंट्रोमेयर से जुड़े हुए हैं, जो बीच में इनका आता है सेंट्रोमेयर है, क्लियर है। तीसरा हमने कहा कि यहाँ पे ये सेंट्रोसोम है और इनसे क्या निकल रहा है, यहाँ पे जो माइक्रोट्यूब्यूल है ये निकल रहे हैं, और दोनों ये जो काइनेटोफोर है इसके द्वारा ये सिस्टर क्रोमैटिड से जुड़े हुए हैं। तो दोनों सिस्टर क्रोमैटिड यानी कि ऊपर से ऊपर वाली जो क्रोमैटिड है और नीचे वाली जो क्रोमैटिड है ये दोनों साइड से अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि इसमें खींचा जाएगा, जब इन्हें खींचा जाएगा, पुल किया जाएगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। जब ये सेपरेट हो जाएंगे तो इनमें अपना क्या आ जाएगा, यहाँ पे सेंट्रोमेयर आ जाएगा, और जब इनमें अपना सेंट्रोमेयर आ जाएगा तो हमने कहा ये सेपरेट क्रोमोसोम बन गए हैं, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? तो ये हमारे पास मेटाफेज आता है। क्या क्या चीजें हमने मेटा फेज में पढ़ी हैं? मेटाफेज प्लेट जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम align at a center of the cell forming a imaginary plan called the metaphase plate, ठीक है। अच्छा, एक और चीज आपने कहा क्रोमोसोम, अगर क्रोमोसोमल अलाइनमेंट हम देखें तो क्रोमोसोम्स कंडेंस एंड बिकम क्लियरली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। आपने कहा यहाँ पर जो क्रोमोसोम है वो क्लियरली विजिबल है। अब हमने कहा तो फिर प्रोफेज में क्या हुआ, तो प्रोफेज में स्टार्ट हो रहा था कंडेंस होना, कुछ हद तक कंडेंस हुआ अभी, लेकिन कंप्लीटली जो कंडेंस आप देख सकते हैं, कंडेंस जो कंडीशन आती है वो एम फेज में आई है, ठीक है। अब मेटाफेजिक प्लेट में ये क्या हो गए हैं, यहाँ पे सेट हो गए हैं। जैसे क्रोमोसोम कैसे थे, ऐसे थे, और ये इसकी कॉपी है, ठीक है। ये अंदर क्या है, क्रोमोसोम है। अब ये जो क्रोमोसोम है ये कैसे सेट हो गए हैं, ऐसे सेट हो गए हैं, यानी कि ये अब क्या हो गए हैं, लेट गए हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। स्पिंडल फाइबर अटैचमेंट, अब स्पिंडल फाइबर अटैच होगा किसके माध्यम से, काइनेटोफोर के माध्यम से। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो क्रोमैटिड है, क्रोमैटिड के जिस पोर्शन पे जो स्पिंडल फाइबर अटैच होता है उस पोर्शन को काइनेटोफोर कहते हैं। आप ये भी समझ सकते हैं। आपने कहा इन माइटोसिस स्पिंडल फाइबर फॉर्म अपोजिट पोल्स अटैच टू द काइनेटोफोर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड। आपने कहा जो यहाँ पे, आपने कहा यहाँ पर क्या होता है, जो स्पिंडल फाइबर होते हैं यानी कि जो आपका सेंट्रोसोम होता है वो अपोजिट पोल में होगा, वहां से स्पिंडल फाइबर निकलेंगे और इसे क्या करेंगे, अटैच कर लेंगे। चेक पॉइंट क्या है, अ क्रूशियल चेक पॉइंट एग्जिस्ट ड्यूरिंग अ मेटाफेज टू इंश्योर अ प्रॉपर क्रोमोसोम्स अलाइनमेंट बिफोर प्रोसीडिंग टू एनाफेज। आपने कहा चेक पॉइंट में क्या होता है, चेक किया जाता है कि यहाँ पर जो आपके स्पिंडल फाइबर हैं या फिर आपने कहा जो मेटाफेज है, मेटाफेज में जो भी प्रोसेस है वो सही से हुई है या नहीं हुई है, ये इंश्योर किया जाता है। उसी के बाद यहाँ पे एनाफेज में जाया जाएगा, ठीक है। कैरियोटाइपिंग क्या है, मेटाफेज क्रोमोसोम्स आर क्रूशियल फॉर कैरियोटाइपिंग, अ टेक्निक यूज्ड टू एनालाइज द एंड आइडेंटिफाई अ क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। आपने कहा कैरियोटाइपिंग में अगर कोई भी किसी भी प्रकार की क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है तो उससे आइडेंटिफाई किया जाता है, उससे पहचाना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारी बॉडी में जो मैकेनिज्म चल रहा है वो कितना स्पेसिफिक है। जैसे आज की डेट में हम कोई भी प्रोसेस देखते हैं तो हम कहते हैं कि जो मशीन है वो बहुत एफिशिएंटली और आपने कहा बहुत जो नीट एंड क्लीन जो वर्क है वो यहाँ पर करती हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप अपनी बॉडी को देखेंगे तो हमने कहा हमारी जो बॉडी के जो मैकेनिज्म है आप देख रहे हैं कि कितनी तरीके से और कितनी ईजिली जो पूरी प्रोसेस है वो यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। यह आपके पास आता है मेटाफेज स्टेज ऑफ माइटोसिस। यहाँ पर आपको क्रोमोसोम ऐसे में दिखा रखे हैं, हमने इन क्रोमोसोम को ऐसे किया था। आपने कहा यहाँ पर जो आपके जो सेंट्रोसोम है वो यहाँ पर है, हमने सेंट्रोसोम को ऐसे किया था। तो बेसिकली आप ऐसे या ऐसे किसी भी तरीके से अगर रोटेट करेंगे, यानी कि हमने कहा आप इसको ऐसे रोटेट करेंगे। जब आपने इसे ऐसे रोटेट किया तो जो आपके सेंट्रोसोम है वो यहाँ आएंगे, जो क्रोमोसोम है वो यहाँ आएंगे, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए,
क्लियर है? अब आ जाए एनाफेज पे। ठीक है, एनाफेज पे आ जाते हैं, तब उससे पहले आप लोग क्या करेंगे, यहाँ तक का डायग्राम देख लीजिए कि यहाँ तक क्या क्या चीजें हुई है। एनाफेज और टेलोफेज पे आएंगे और फाइनली आपका जो सेल डिवीजन है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो एक बार आप लोग रीड कर लेंगे जो डायग्राम है उन्हें, और जो आपने नोट्स बनाए होंगे उनको आप लोग रिवाइज कर लेंगे। चलिए, तो आपने यहाँ पे एनालाइज कर लिया होगा। एनाफेज पे आते हैं और आपको क्लियरली दिख रहा है कि एनाफेज में क्या हो रहा है। एनाफेज में जो स्पिंडल फाइबर है वो क्या करते हैं, इस प्रकार से खींचते हैं, यानी कि ये सारे, हमने तो सिर्फ एक ही यहाँ पे क्रोमोसोम बनाए हैं, 2 क्रोमोसोम, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। आपने कि ऐसे ही हमारे 46 क्रोमोसोम हैं और 46 क्रोमोसोम की कॉपी बनी है यहाँ पे, जिसे हम सिस्टर क्रोमैटिड कह रहे हैं। और वो सारे इस प्रकार से क्या है, जो मेटाफेजिक प्लेट है उस पे अरेंज है और सभी जुड़े हुए हैं किसी माइक्रोट्यूब्यूल से। सभी को माइक्रोट्यूब्यूल के द्वारा खींचा जाएगा और जब खींचा जाएगा तो आपने कहा ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे, यानी कि 46 की जो कॉपी है वो अलग हो जाएगी और 46 क्रोमोसोम यहाँ पर बन गए हैं और 46 क्रोमोसोम जो हैं वो क्या हो गए हैं, यहाँ पर बन गए हैं। इट मीन्स कि यहाँ पर एनाफेज में जो क्रोमोसोम का नंबर हमारे पास आएगा वो कितना होगा, 92 क्रोमोसोम। इसमें एनाफेज में ऐसा नहीं कि ये और भी कंडीशन में हो सकता है, जब सेल डिवाइड कर रही है तब एनाफेज में ऐसा होता है, क्योंकि आपने कहा कि सेपरेट हो गए हैं। जब कॉपी सेपरेट होगी इट मीन्स कि इनके अपने सेंट्रोमेयर बन जाएंगे, अपने सेंट्रोमेयर बनेंगे, इट मीन्स कि अब ये क्या है, एक इंडिविजुअल क्रोमोसोम है। और हमने कहा कि 46 की जब कॉपी अलग हो जाएगी, सबका अपना सेंट्रोमेयर बन जाएगा, सब क्रोमोसोम बन जाएंगे, तो 92 क्रोमोसोम यहाँ पर आ जाते हैं किसमें, एनाफेज में। सिंपल सी चीज है एनाफेज। और टेलोफेज में हमने क्या बोला है, टेलोफेज में वो सारी प्रोसेस होती हैं जो जस्ट अपोजिट होती हैं किसके, प्रोफेज के अपोजिट, यानी कि जो प्रोफेज में हुआ है उसके जस्ट उल्टा होगा किसमें, टेलोफेज में। क्या हुआ है प्रोफेज में, प्रोफेज में आपने का सेल ऑर्गेनेली, सबसे पहले तो जो क्रोमैटिन है वो कंडेंस हुए हैं, तो अब जो क्रोमैटिन है वो आपने कहा कैसे हो जाएंगे, अब वो कंडेंस नहीं हो जाएंगे, वो एकदम दूर दूर यहाँ पर होने लगेंगे। दूसरा, सेल ऑर्गेनेली डिसअपियर हुई, तो सेल ऑर्गेनेली जो होती है वो फिर से अपीयर होने लगती है। आपने कहा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हुई है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे आने लगती है और फिर से क्या होने लगती है, अपीयर होने लगेगी, बनने लगेगी। लेकिन क्या यहाँ पे डिफरेंस होगा, आपने कहा जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आएगी तो वो इस प्रकार इसे घेरेगी ऐसे करके, और दूसरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो इसे घेरेगी, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का मतलब है न्यूक्लियस का होना, और न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम का नंबर होगा वो कितना होगा, 46 ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि 46 एक यहाँ है एक यहाँ है। तो आप देख रहे हैं कि एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे फॉर्म हुई है और एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर फॉर्म हुई है। ठीक है, क्लियर है इतना? एनाफेज में हमने कहा ये क्या हो गए हैं, सेपरेट हो गए हैं, 46 इधर आ गए हैं, 46 इधर आ गए हैं, अलग अलग पोल पे आ गए हैं, और 92 जो यहाँ पर क्रोमोसोमल कंडीशन है वो यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, टेलोफेज में क्या बात हमने की है, टेलोफेज में जस्ट अपोजिट चीजें हो रही हैं, सेल मेम्ब्रेन अपीयर हो रही है, क्योंकि 46 यहाँ है 46 यहाँ है, तो एक जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो यहाँ पे इस साइड को बनने लगेगी, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इस साइड को यहाँ पर बनने लगेगी। फाइनली क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगी, और जो कि यहाँ पर कंप्लीटली क्या कर लेगी, इन दोनों, ये जो दो हैं, यानी कि ये जो 46 क्रोमोसोम है और ये 46 क्रोमोसोम है, इनको क्या कर लेगी, सेपरेट यहाँ पर कर लेगी। तो जिसे अब हम कहेंगे कि क्या यहाँ पर होता है, साइटोकाइनेसिस यहाँ पर होती है। तो आपने कहा कि क्रोमोसोम्स अनकॉइल एंड बिकम लेस कंडेंस, क्या क्या चीजें हुई हैं यहाँ पे, अगर हम बात करें टेलोफेज में, टेलोफेज में जस्ट अपोजिट चीजें हुई हैं, जिसमें हमने कहा क्रोमोसोम अनकॉइल होंगे और लेस कंडेंस होंगे, कम कंडेंस होंगे। दूसरा, न्यूक्लियर एनवलप रीफॉर्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से यहाँ पे क्या हो गया है, बनने लग गया है, और हमने कहा न्यूक्लियोली रिपेयर होने लगे, स्पिंडल फाइबर जो है वो डिसेंबल होने लगे, अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे हटने लगे हैं। तो चीजें अब क्या कैसी हो रही हैं, नॉर्मल हो रही हैं। एट लास्ट साइटोकाइनेसिस हो गया। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है कि जो साइटोप्लाज्म है वो सेपरेट हो जाएगा दोनों का, क्योंकि साइटोप्लाज्म का अमाउंट भी तो यहाँ पे ज्यादा हुआ है, तो दोनों सेपरेट हो जाएंगे और अब 2 सेपरेट सेल हमारे पास आ जाएंगे। तो ये जो टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे कंटिन्यू करेंगे। आज हमारा जो जितना भी हमने यहाँ पे रिवाइज किया है आप लोग घर से पढ़ करके लेकर के आएंगे। आपके माइंड में एक प्लॉट होनी चाहिए पिक्चर की, कहाँ से क्या हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम मियोसिस भी पढ़ेंगे कि मियोसिस में क्या होता है। अभी आप माइटोसिस अभी तक पढ़ी है, मियोसिस भी देखेंगे, मियोसिस में कैसे डिवीजन यहाँ पर होता है। तो आप लोग घर से पढ़ करके लेकर के आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।